सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हैंडसम सरकार के खिलाफ इंतहाई खौफनाक, इंतहाई हौलनाक किस्म की साजिश पकड़ी गई है और इस साजिश के सुर्खील हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब। कौम यूथ के साथ साथ सोशल मीडिया ब्रिगेड और टाइगर फोर्स को नोटिस लेना चाहिए कि इतनी संगीन साजिश का इर्तिकाब करने वाले सिराजुल हक अभी तक आराम से बैठे कैसे हैं। ज़रा दीदा दिलेरी और दुरीदा दहनी मुलाहिजा कीजिए मेरे सरकार की। फरमाते हैं कि 17 अक्टूबर को लाखों बेरोजगारों का समंदर लेकर इस्लामाबाद को रौंदने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा हमें 1 करोड़ नौकरियां अपने बेरोजगारों के लिए चाहिए, वो लेने के लिए हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल जो फवाद चौधरी जैसे अनमोल रतन के जरखेज को इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, जैसे जरखेज जहन की पैदाइश है, उसे सहाफती मार्शल्ला करार देते हुए उन्होंने हुकूमत के झूठ को रोकने के लिए किसी अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा भी कर दिया है। उनका यह कहना है कि मीडिया नहीं, यहां हुकूमत झूठी है, झूठ बोलती है। आदादो शुमार के साथ बात की है, इसलिए झुटलाने के चांसेस कम हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही पीटीआई का कोई चेहरा ऑनियर होगा, वो अजीब व गरीब किस्म की अलटप बातें करके आपको यह बताएगा कि सिराजुल हक साहब दर हकीकत मुल्क में आइन कानून के लिए खतरा है। ये जो आदाद शुमार हम बता रहे हैं, ये सरासर रशिया के हैं। इनका इस सरजमीन से, इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है और दर हकीकत हर मर्ज की दवा दुरूद शरीफ की तरह वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का कंधा इस्तेमाल करके इमरान खान को इस मुल्क के लोगों का आखिरी उम्मीद बता करके और फारिग होना चाहेगा। लेकिन जब तक इंशाअल्लाह मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ऐसा तो होने नहीं दूंगा। सिराजुल हक साहब कह रहे थे अशियाए सर्फ की कीमतें 300% तक बढ़ चुकी हैं। है कोई इस सरजमीन पर, है कोई हैंडसम सरकार का अनमोल रतन जो झुटलाए? उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में 13 मरतबा इजाफा किया। इस सिलसिले में आपको आमिर कियानी के किरदार को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे एक मरतबा अद्वियात की कीमतों में झोल झाल की बिना पे विकेट लेकर के उसकी नौकरी से महरूम किया गया और फिर उसके बाद उसे वजीर आजम हाउस में वजीर आजम के साथ वाली कुर्सी दे करके यह बता दिया गया कि यह हुकूमत भी माफियाज ही चलाएंगे। कितनी अच्छी बात बताई है सिराजुल हक साहब ने कि पेट्रोल की कीमत 95 से 123 रुपए तक पहुंचा दी गई है। और जाहिर है रोना पीटना यही है कि इस सरजमीन पर थोड़ी तेल निकलता है, तेल के कुएं थोड़ी हैं हमारे। कोई अल्लाह हमारा एंकर इनसे यह नहीं पूछता कि भाई अगर इस सरजमीन पे तेल नहीं निकलता तो लोगों का तेल निकालने की क्या जरूरत है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में क्या तेल निकाले जाते थे? यहां असद उमर पूरे मुल्क में घूम घूम करके यह बताते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। इमरान खान ये बताते थे कि डॉलर की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर होता है। उनको यह नहीं पता था आसमान पे थूका हुआ अपने मुंह पे आता है। जो कुछ उन्होंने कहा चोरों की डेफिनेशन पे, आज उन पर सादिक आ रहा है। लेकिन अगर आपने यह कह दिया कि क्या इमरान खान के ऊपर कोई सवालिया निशान लग सकता है, तो तमाम जब मैं कह रहा हूं तो तमाम समझिएगा, आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप समझिए। डॉलर की कीमत इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी माजी के हुक्मरान हैं। माजी के हुक्मरान इसके जिम्मेदार यकीनन होंगे, लेकिन वो वज़रा जो माजी के हुक्मरान यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को चलाते रहे, उनके वज़रा इस काबीना में क्या कर रहे हैं जब ये पूछो तो जुबानों पर कुफल पड़ जाता है। जरूरत इस बात की है कि इस नाम नेहाद लूली लंगड़ी तब्दीली के नगमा सरा मुतवज्जो हो और सिराजुल हक साहब के साथ वही करें जो किसी शरीफ आदमी के साथ इस मुल्क में किया जाता है।
दूसरी जानिब एक और अनमोल रतन, एक और हुकूमती अनमोल रतन जो बरसरे रोजगार के आया है, हमारी जिंदगी अजाब हो गई है, अजीरन हो गई है। अहमद फराज साहब के फर्जंद शिबली फराज, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दस्तरस मैट्रिक साइंस से कर लेने के अलावा अगर कोई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और इनका कहना है कि शहबाज शरीफ अपना ज़हनी तवाजुन खो चुके। अच्छा, शहबाज शरीफ की इस कौम में किसको पड़ी है मां सिवाय शिबली फराज के, लेकिन जाहिर है कि अपनी ऐब को भी छुपाना है, जस्टिफाई भी करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, मीडिया कवरेज भी चाहिए। बता रहे हैं कि करोड़ों की घड़ी पहन करके शहबाज शरीफ को कोई हक नहीं कि महंगाई की बात करें, चूंकि इमरान खान 80 गज के घर में रहते हैं और शिबली फराज 60 गज के, इसलिए शहबाज शरीफ की जुर्रत कैसे हुई। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये शहबाज शरीफ के मूंछ का एक बाल तोड़ लें। मैं शिबली फराज को और इनकी काबीना के तमाम अरकान को ऑन एयर चैलेंज करता हूं, शहबाज शरीफ की मूंछ का एक बाल तोड़ लें, मैं 10 रुपए इनको दूंगा ऑन एयर। मैंने इनसे पहले भी कहा था तुम आसिफ अली जरदारी का कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा ही हुआ। मैंने इनसे पहले भी कहा था तुम नवाज शरीफ को नहीं रोक पाओगे, इनका वजीर आजम नहीं रोक पाया। ये दोनों साहिबान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मेडिकल एनआरओ लेकर के चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और पीछे छोड़ दिया अनमोल रतनों को टैं टैं करने के लिए कि ये बताते रहें कि इस मुल्क में कानून भी है, इस मुल्क में एक हुक्मरान भी है। हालांकि इस मुल्क के हुक्मरान के बारे में जितनी चश्मकुशा रिपोर्ट, जितना चश्मकुशा तबसरा बैरूनी इंटरनेशनल मीडिया पे हुआ है, शुक्र मनाइए कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। शदीद गर्मी में बैठकर गरीबों की बात करने का मशवरा दिया है उन्होंने। कहा है कि महंगाई अगर है तो वजूहात भी हैं, और वजूहात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के अलावा और क्या हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की मुनाफकत नहीं चलने देंगे। यह बताना भूल गए कि जब तक वो वजीर हैं तब तक आखिरी मिनट तक झूठ बोलेंगे, मुनाफकत की आला तरीन मिसालें कायम करते रहेंगे, जिसकी उन्हें सियासी तरबियत भी बाकायदा कंटेनर से दी गई थी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अपने बैंक अकाउंट्स की वजाहत दें। सर, इलेक्शन कमीशन को पहले फॉरेन फंडिंग के हवाले से अगर आप लोग वजाहत दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन को इस्लाह अहवाल की सलाह देते हुए उन्होंने फरमाया, ऐलान कर दिया कि अगले इंतखाबात बजरिया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होंगे। इन तमाम मौजूआत पर दिल दिमाग खराब करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमती तर्जुमान जनाब नदीम कुरैशी साहब, नादिर नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फरमा रहे हैं, मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाएं, और राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी की अदाकारी करेंगे। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। नदीम कुरैशी साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? ये सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं जनाब को सुन रहा हूं। सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जनाब मेरे ऑडियंस आपको सुनना चाहेगी। अमीर जमात इस्लामी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, जमहूरियत दुश्मनी के लिए अमीर जमात इस्लामी के खिलाफ पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड, टाइगर फोर्स और मुल्क के दीगर इदारों को लगाने के लिए ऐलान अब तक नहीं हुआ। इतनी हिम्मत! एक तो हमारा वजीर आजम हैंडसम है, दूसरे साकिब निसार ने बताया था कि वो सादिक और अमीन भी है। इतनी जुर्रत सिराजुल हक की, उस एक आदमी की कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस कह चुका कि अगर पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस पर आर्टिकल 62-63, ये आपके घर के पास कोई बस जा रही है सर, इसको जरा चुप कराइए। आर्टिकल 62-63 अगर नाफिज हो गया तो वाहिद आदमी जो बरसरे रोजगार होगा वो सिराजुल हक होगा, बाकी सब फारिग हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इस वक्त के नाम नेहाद सादिक और अमीन के। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 मिनट 22 सेकंड मैंने आपका बातिल शिकन मुकर्रर शुला बयान की तरह से खिताब सुना। अच्छा, एक तो मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं समझा शायद आप नूरुल आसिम सिद्दीकी हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे तो अभी पता चला कि मलिक मोहम्मद अहमद खान की जगह जनाब को जिम्मेदारी दे दी गई है शहबाज शरीफ के तर्जुमान होने की। जितने सवालात शिबली फराज ने उनसे पूछे, बजाय उनके स्पोक्समैन ने जनाब ने जवाब दिया। अब मुझे नहीं मालूम आपको मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के जूनियर होने का
असिस्टेंट होने का, उनके सबऑर्डिनेट होने का, या देहात में एक वर्ड यूज होता है मुंशी, और उससे भी आगे एक वर्ड यूज होता है, वो मैं नहीं कहना चाहता। ये खिताब आपको कब मिला और ये जिम्मेदारी आपने कब ली? होना चाहिए था मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब या दीगर, उनके पास भी 50, 60, 70 तर्जुमान है। अच्छा, इस मर्तबा भी मैं आपको टोकते हुए निहायत मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा हूं। कल मेरे साथ फैयाज चौहान साहब थे, उनकी तमाम अदाकारियां धड़म तख्ता हो गई थी, उनका एक जवाब बिटवीन द लाइन नहीं था, उनकी सारी होशियारियां धड़म तख्ता हो गई। आने से पहले जो वो इंतजाम करके आते हैं, छिछोरा ब्रिगेड को पीछे लगाते हैं। मैंने ऑन एयर कह दिया था कि अगर कुछ हुआ तो मैं वो करूंगा, धिनताक के याद करेंगे। इस दफा उन्होंने भी नसीहत पकड़ ली। अब आप फैयाज चौहान जूनियर बन करके वही करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मेरा अमीर जमात इस्लामी पे है, जवाब आप दे रहे हैं शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ को अगर ऑन एयर मिल करके मुगल्लिजात बकनी है, मैं आपसे शर्त लगाता हूं इसी प्रोग्राम में दोनों बकते हैं, देखते हैं ज्यादा किसको आती हैं। लेकिन आप ये कर नहीं पाएंगे, ये आप कर नहीं पाएंगे। जो सवाल आपसे पूछा गया है अमीर जमात इस्लामी पे मुकदमे के कयाम का, अगर आप उस तक आए तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। आपकी गुफ्तगू में 10% मुहज़्ज़ब लहजा भी होता है, मैं आपके उस 10% मुहज़्ज़ब लहजे को फॉलो करूंगा। 90% आपकी जो ये आप धड़न तख्ता लफ्जों से करते हैं लोगों का, ये जो गोला बारूद चलाते हैं आप बगैर सबूत के, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। मैं फॉलोअर नूरुल आरफिन सदीकी के सदीकी वाले हिस्से का। सदीक निकले सच से, जहां आप ये लफाजी करके जमा तफरीक करके धड़न 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 फायरिंग करते हैं, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, जवाब अभी तक नहीं मिला मेरे जमात इस्लामी वाली बात का। अभी तक आप सितारा सपना लॉन के फजाइल बता रहे हैं। जब आपने 18 मिनट 20 सेकंड का खिताब किया तो मुझे जवाब तो दे रहे थे। इंट्रो जवाब आप दे नहीं रहे ना, आप बिलावजह मकड़ी के जाले उतार रहे हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर की खूबसूरती से जलकर, मेरे प्राइम मिनिस्टर की ईमानदारी से बुग़्ज़ रख के, मेरे प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी से हसद करते हुए आपने जितना इंट्रो पेश किया, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूं, अगर आपने मुझे दावत दी है। जहां तक सिराजुल हक साहब का ताल्लुक है, हम सिराजुल हक साहब की इज्जत करते हैं, हम हर शख्स की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान सबका है। लेकिन किसी भी शख्स को यह राइट है कि वो अपने अपने मौक़िफ़ की का इजहार भी करे। अब आप तो चाहते हैं कि जुबान बंदी हो, आप मिजाजन ना नूरुल आरफिन भैया। सर, मैं वेव्स का डीप फ्रीजर नहीं हूं जिसको बेचने से पहले आप जो गाहक है उसको तमाम तर उसकी खूबियां बताएं। मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना बाद में छोड़िएगा। अभी मैं चाहूंगा कि आप सिराजुल हक की बात करना चाहें तो ठीक है, वरना मैं अगले मेहमान पे कूद जाता हूं, क्योंकि 5 मिनट तो आप वैसे ही खा गए। पीटीआई वालों को बुलाने का मैं 3 साल में आजिज आ चुका हूं। पीटीआई की बड़ी से बड़ी फ्लाइट, अव्वल तो बड़ी फ्लाइटें आती नहीं है, वो फुल टॉस एंकरों के पास जाती हैं। मजाल है कि कोई आदमी उसका नाम पूछा जाए सीधा जवाब दे दे, तो इसलिए एहतजाजन अब आपको इस सवाल का जवाब देने का मौका आपसे छीन लिया जाता है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप चाहते भी यही थे, इसलिए आपकी मुस्कुराहट में समझ गया हूं, लेकिन याद रखिएगा दोबारा जब मैं आपके पास आया तो बहुत अजियत दूंगा। जी जनाब नादिर नबील गबोल साहब, सर कैसे हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक ही रहिए, अल्लाह करे। सर ये पूछना था कि अमीर जमात इस्लामी ने भी जमहूरियत दुश्मनी का सबूत दिया है, और उनके खिलाफ भी कोई केस, कोई मामलात, मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है, उन्होंने कहा है कि बेरोज़गारों का समंदर लेकर के और इस्लामाबाद जाएंगे। इस मुल्क में बेरोज़गार कहाँ हैं? शिबली फराज, नदीम कुरैशी साहब, असद उमर, इमरान खान साहब, ये सब तो बरसरे रोज़गार हैं। बाकी सारे लोग, मेरा ख्याल है कि इनकी अहमियत है क्या इतनी कि जिसके ऊपर बात की जाए? देखिए, इसका बहुत सीरियस जवाब दूंगा मैं, सीरियस होके। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी वजह से एक महंगाई का जो बम गिर चुका है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। एक गरीब आदमी तो इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त 3 वक्त तो खैर वो ज़माने तो चले गए, पर 2 वक्त की भी रोटी खिलाने के काबिल नहीं रहा। आप क्योंकि ख़ुद कराची रहते हैं, भाई हैं मेरे कराची में, आप भी घूमते फिरते होंगे। इस वक्त आप निकले ज़रा महमूदाबाद, गिजरी, कोरंगी, किमाड़ी, कहीं भी आप जाएं तो इस वक्त आवाम, जो गरीब आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और गरीब आवाम तो दूर की बात है, जो सरमायादारों का जो भी तबका था उनके ऊपर भी एक महंगाई का इस तरह का लहर आ चुका है, चाहे बिजली की महंगाई हो जाए, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई हो, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्शन का। तो क्योंकि महंगाई का एक पूरे मुल्क में लहर चल चुका है, तो हर कोई इस वक्त उसकी गिरफ्त में आ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और सिर्फ वक्त गिन रहा है कि किस तरह ये इमरान खान से जान छूटे, क्योंकि इससे संभल ही नहीं रहा ना। इसने आने से पहले जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि 45 रुपये का हम पेट्रोलियम कर देंगे, बिजली आम हो जाएगी, स्टील मिल के जो वर्कर्स थे उनको बोला था कि हम कभी भी निष्कारी नहीं होने देंगे, आपको दोबारा बहाल करेंगे। इन्होंने तो, जो पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक बहादुराना एक स्टेप उठाया था, और तमाम जो PI के जो एम्प्लॉइज़ थे और स्टील मिल के जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी तनख्वाहें उनको दिलाई थी।
तो कोर्ट जाके इन्होंने शैतानी करके कोर्ट के थ्रू इन्होंने फैसला ले लिया है कि उनको भी उनसे पैसे अब वापस निकलवाएंगे। एक गरीब आदमी की जेब में आप डाका डाल के उससे तनख्वाहें वापस लेंगे, इससे बड़ा क्या अफसोसनाक एक मुकाम हो सकता है पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। तो देखें 2023 में तो इलेक्शन होने वाले हैं, अब अल्लाह करे उससे पहले किसी तरह हमारी जान छूट जाए। अब जमात इस्लामी साहब कह रहे हैं, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं जमात इस्लामी वाले कि अब मैं लेकर जाऊंगा। आई डोंट थिंक उनके कॉल पे आवाम निकलेगी। अब आवाम वैसे ही इतनी परेशान हो गई है कि किसी भी वक्त वैसे ही निकल आएगी। वो इस्लामाबाद जाएगी और बनी गाला जो एक महल है जो सीटा वाइट नहीं जमाइमा ने गिफ्ट किया था मतलब बात कहीं और निकल जाएगी। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, स्पीड ब्रेकर सामने है। सर राना एहसान साहब, सर अंदेशे का इजहार भी फरमा दिया है नादिर नबील कबूल साहब ने कि उनको लगता है कि उनकी अपील पर करोड़ों लाखों तो छोड़ें शायद हज़ारों अफराद इस्लामाबाद भी ना पहुंच सके। सर एक अलामती बात की है उन्होंने, मैं नहीं कहता कि उन्होंने ठीक कहा या उन्होंने गलत कहा। सर ये काम मेरा ख्याल है लाखों बेरोज़गारों वाला, उनसे इज़हार यकजहती वाला, ये काम मेरा ख्याल है कि शायद आपकी जमात को करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था। लेकिन जो काम आप लोग नहीं कर सके वो काम करने के लिए जा रहे हैं सिराजुल हक साहब। सर बेरोजगारों का समंदर अगर इस्लामाबाद का रुख करता है तो हुकूमत तो छोड़िए, ये अपोजिशन यानी आप पीपल्स पार्टी JUI क्या मुंह दिखाएंगे? देखिए अब जो हालात बनते जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जो बड़ा अरसा के लिए चुप बैठे रहे, उन्होंने भी अब फाइनली जो है वो अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया। और उन्होंने, क्योंकि इनकी देखिए जो परफॉर्मेंस उसके बारे में उसकी तारीफ तो की जा नहीं सकती। इन्होंने 3 सालों में हर चीज में बदतरी लेके आए हैं और बड़ा ये एक डायलॉग इस्तेमाल करते हैं कि 70 साल का गन जो है वो हम 3 सालों में साफ नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं बताते कि जिस हालात में इसको मुल्क मिला था, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल हो, मईशत हो, GDP हो, इन्फ्लेशन हो, इन्होंने हर चीज बद से बदतर कर दी। यानी कि बंदा इनसे पूछा यार चलो 3 सालों में कोई किसी चीज में बेहतरी ले आते तो हम मान जाते, तुम 73 साल का जो 3 साल का गन डाला उसके लिए शायद अब पता नहीं कितने साल चाहिए उसको साफ करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात की है वो भी अब उनको भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, हमें तो पहले नहीं नजर आ रही थी। और जिस तरीके से अब ये हर डेस्परेशन में आके हर इदारे से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ECP को इन्होंने चोर, रिश्वतखोर और कहा कि हम आग लगा देंगे। फिर मीडिया को ये वैसे ही पीछे पड़े हुए कि किसी तरीके से लोग जो है वो फेक न्यूज का सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो हुकूमत पाकिस्तान है, उसको तो बंद कर नहीं सकते। जो लोग सच बोलते हैं उनको कहते हैं हम किसी तरीके से चुप करा दें, उसके पीछे ये पड़े हुए हैं, जुडिशरी के पीछे ये पड़े हुए हैं, लॉयर्स के पीछे ये पड़े हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब अपनी सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा राना एहसान साहब। पीछे पड़ने पे मुझे याद आया कि मुझे नदीम कुरैशी साहब का पीछा पड़ना था। नदीम कुरैशी साहब, सर सिराजुल हक साहब का ये कहना कि अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, सिराजुल हक साहब का ये कहना कि वो 1 करोड़ नौकरियां जिसका वादा किया था इमरान खान एंड कंपनी ने, वो लेने के लिए वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। सर इस्लामाबाद अगर वो जाते हैं, हुकूमत का मुमकिना रद्द अमल क्या होगा? देखिए हुकूमत जमहूरियत पर यकीन रखती है, आजादी इजहार पर यकीन रखती है। सिराजुल हक साहब तशरीफ लाएं, हम उनको वेलकम कहेंगे। मैं समझता हूँ सिराजुल हक साहब समेत मैं जाती तौर पे किसी शख्स का अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत एहतराम करता हूँ, उसमें सिराजुल हक साहब सफ़े अव्वल में एक है। उनको चाहिए कि वो कम से कम कौम को सच बताएं। ये तो अभी नादिर कपूर साहब जब मुझे कराची की गुर्बत के हालात बता रहे थे, मैं बड़ा हैरान था कि 13 साल से सिंध के हुक्मरान इस तरह से गरीब का तस्करा कर रहे हैं जैसे इन्होंने पूरे सिंध को यूरोप बना दिया है और सिर्फ कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। हैरानी की बात है। और इसी तरह से राणा साहब ने फरमाया कि जी बड़े अच्छे हालात थे। मैं इनको करना चाहूंगा, भाई 15 दिन के रिजर्व थे पाकिस्तान के पास जब 2018 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई। तो सिराजुल हक साहब को चाहिए कि दुनिया में होने वाले तमाम मामला पर नजर रखे। जमात इस्लामी अपने आप को एक इंटरनेशनल जमात कहती है, पाकिस्तान में उनके फॉलोअर्स की तादाद है, हमें उनकी इज्जत है, अच्छे लोग हैं, लेकिन हर चीज को सियासत की बुनियाद बनाकर अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। सिराजुल हक साहब अगर आप सही कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करता हूं,
तरदीद या तस्दीक फरमाइए, आपके ख्याल के मुताबिक सिराजुल हक साहब को ये चाहिए कि वो माजी की हुकूमतों का आपकी तरह से बैठ के बाजा बजाएं और ये बताएं कि नून लीग कितनी बुरी थी, पीपल्स पार्टी कितनी बुरी थी, और इसी तरह से इमरान खान सरकार को बेल आउट करवाएं जिस तरह से आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दुरुस्त समझाऊं? मैंने अर्ज करने की कोशिश की है, आपको समझाना मेरे बस पे नहीं है, आपको अल्लाह समझाएगा। सिद्दीकी साहब, मैंने अर्ज ये किया कि नहीं, समझाने की कोशिश तो आप लोगों ने बहुत की है मुझे। अब ऑन एयर मुझसे क्या सुनेंगे, और आपको कुछ बातें तो पता भी हैं, लेकिन आपका बस चल नहीं रहा कि मुझे समझाएं। वो होती है ना कभी कभी कि अल्लाह ताला की नुसरत जिसके साथ होती है, फिर आप उसको टच कर नहीं पाते। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हालांकि पब्लिक भी समझ रही है और वो जो समझाने आए थे वो भी समझ रहे हैं। आपकी समझ में आ रही है ना सर? ये दुनिया का हर गुनाहगार ना अपने आप को अल्लाह के बड़ा करीब समझता है। अल्लाह सबका है, नेक का भी है, बद का भी है, शैतान का भी है, रहमान का भी है। ये अल्लाह की सिफात है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मैं सिराजुल हक साहब से तवक्को ये रखता था कि वो इंटरनेशनल हालात का कंपैरिजन करे। वो आज से 4 साल पहले इंटरनेशनल केमिकल्स की, फूड आइटम्स की, पेट्रोलियम मसनूआत की, एडिबल ऑयल की कीमतें लें, कौम को सच बताएं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो ये समझता है कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें दरपेश है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजों को बेहतर किए जाने की जरूरत है। हमारे पास भी कुछ ऐसे साइंसदान हमारी जमात का हिस्सा है जो चीजों को उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होने देते जिस तरह से होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रास्प लेवल का वर्कर हूँ। मैं यकीनन समझता हूँ चीजें बेहतर हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि जो तबाहियां फेरी गई हम उसको छोड़ दें, हम माजी के हुक्मरानों का जिक्र ना करें। आपने भी फरमाया नहीं, माजी के हुक्मरानों का जिक्र करें, आप बिल्कुल करें, आप ये बाजा बिल्कुल बजाएं, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो तनख्वाह कटेगी, खान साहब नाराज हो जाएंगे, उसके बाद बुजदार साहब अगर नाराज हो गए तो घर बैठना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन सर एक चीज होती है, आप समझें, नवाज शरीफ अगर चोर था तो चोर की गर्दन दबा करके, और मतलब उसको कहाँ होना चाहिए था। अगर आसिफ अली जरदारी डाकू था तो सिर्फ डाकू डाकू चिल्लाने से कुछ नहीं होता, उसको सजा दिलानी चाहिए थी, और इस काम में आप लोग बुरी तरह से नाकाम हुए। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे पे जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है नादिर नबील कबूल साहब। ये क्या करके गई है आपकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत, कि हर मसले का हल यही दिखाई देता है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। सर क्या कुछ किया है आप लोगों ने, ऐसा कौन से गोल खिलाए कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, ऐसा क्या किया है आप लोगों ने कि पेट्रोल प्राइसेस अप हो गए, गरीब को रिलीफ नहीं दे पा रहे इमरान खान साहब, बावजूद कोशिश के बावजूद चाहत के, जिसका जिक्र फरमा रहे थे अभी नदीम कुरैशी साहब। देखिए यार फ़ीन भाई, आप भी माशाल्लाह तालीम याफ्ता शख्स हैं, मैं भी यहाँ के लोकल स्कूलों में पढ़ा हूँ। स्कूल में ना सबसे आसान तरीका यही होता था, जब शैतान बच्चा पकड़ा जाता था टीचर से तो वो हमेशा उंगली किसी और की तरफ उठाता था कि उसने, मैडम उसने किया। तो इमरान खान साहब भी वही कर रहे हैं। आवाम ना वो शैतान है और ना वो बच्चे, वो नदीम कुरैशी साहब है। नहीं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं डायरेक्ट इनके जो बॉस है उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे उंगली उठाए कि इन्होंने बेड़ा कर किया है। हालांकि देखिए मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, मगर फिर भी नवाज शरीफ साहब का जब दौर ख़त्म हुआ था, मैं ये मानता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ 5% के आसपास था, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल थी, डॉलर का रेट भी कंट्रोल था। जिस तरह से भी किया, ये लोग कहते हैं कि इसाक डार ने पता नहीं पैसे डंप किए। अभी अगर इसाक डार इतना बुरा था तो आप ये बताएं कि आपने 1.2 बिलियन डॉलर्स क्यों डंप किए हैं इकोनॉमी के अंदर। अभी तो आ गई ना बातें सामने कि अभी मौजूदा जो स्टेट बैंक है वो भी पैसे डंप कर रहा है डॉलर रेट को कंट्रोल करने के लिए, वरना सुना है कि ये तो 180 को जाके टच करने वाला था। अभी तो फिर भी 170 में उन्होंने किसी तरह रोक लिया है, बट आने वाले दिन में 180, और अल्लाह हमें इमरान खान से जान छुड़ाए, अगर 2023 तक ये टिक गया तो 200 रुपये पर डॉलर भी जाके टच कर सका है, और पेट्रोलियम की प्राइसेस 150 रुपये भी जाके टच कर सकती है। तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ही हाफिज़ है। देखें, बेशक हम लोग ने कोई यहाँ पे दूध की नहरें नहीं बहाई थी। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान कोई अमेरिका के टक्कर का मुल्क जाके नहीं बन गया था 2013 के बाद या 18 के बाद, मगर भाई आपको जो भी हमने दिया था थोड़ा बेहतरी की तरफ तो आप लेकर आते ना।
ये तो नहीं कि हर चीज़ मतलब डबल महंगी हो गई है। चाहे आप अद्वियात के प्राइसेस देख लें, डबल हो गए। नॉर्मल एक दवाई भी आप लेने चले जाएं, कोई भी दवाई आप ले लें, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हर दवाई का ये सूरत हाल है। बल्कि कुछ दवाइयाँ तो 3 गुना जाके बढ़ गई, 150 रुपये की दवाई जाके 500 रुपये की हो गई है। पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, बिजली के ऊपर अभी आप टैक्स लगाने वाले हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन गोल्स मीट हो नहीं रहे हैं, तो आप जाके डायरेक्ट मतलब दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि अगर आप बिजली का बिल के ऊपर टैक्स जाके नहीं लगाएं तो आपकी फ़ोन की कनेक्शन काट देंगे। मतलब ये तो एक टिरानिकल गवर्नमेंट है ना, ये कोई हिटलर का ज़माना तो नहीं आ गया कि आप इस तरह की फ्रीडम्स के ऊपर डाका डाल रहे हैं पाकिस्तान के एक आम शहरी के ऊपर। आवाम ऑलरेडी इतनी पिसी हुई है, थोड़ा रहम करें। इमरान खान को एक अल्लाह की तरफ से जिस तरह से भी मौका मिला, मगर मिल गया था। आप थोड़ी सी भी अगर बेहतरी ले आते ना, तो आपको ये बयानिया 2023 में भी काम कर जाता कि नहीं पिछले हुक्मरान चोर थे और मैं बड़ा कोई सादिक अमीन हूँ। मगर अभी एक पाकिस्तान का आम जो शहरी है, एक आम आदमी है, वो अभी बड़ा बाशऊर हो गया है। उसको पता चल गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक तरफ आना था इक़्तिदार में और कुछ करना नहीं था। आपने फाइनेंस मिनिस्टर आपने बदल दिए हैं, हर रोज़ पंजाब में आपके ब्यूरोक्रेट्स चेंज हो रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, आईजी चेंज हो रहा है, कोई विजन ही नहीं है आपके पास। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना एहसान साहब, सर ये जो अंदेशे का, जिस धड़के का इजहार फरमाया नादिर नबील कबूल साहब ने कि मुमकिन तौर पर इन्हें ऐसा लगता है कि पेट्रोल की कीमत कहीं खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में 150 रुपये तक भी पहुँच जाएगी। सर एक तो मुझे ये बताइएगा, क्या खुदा न खास्ता इस तरह की कोई भी हाइपोथेटिकल बात, इसको हम संजीदगी से ले सकते हैं मौजूदा इस एक रविश को मद्देनज़र रखते हुए, जहां पेट्रोल की कीमत 95 से 123 रुपए तक पहुंचा दी गई है बकौल सिराजुल हक साहब? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिनात हैं इस चीज़ की, और उसकी वजह क्या है। देखिए, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर जो हदफ रखा है इस बजट के अंदर, वो 610 अरब का है। वो तभी वो ये रीच कर सकते हैं अगर 30 रुपए ये लेवी की कीमत रखें, और अभी 6 रुपए लेवी की कीमत है, तो 24 रुपए और बनाने की गुंजाइश है। या वो अपना हदफ पूरा करेंगे, और अगर वो पूरा करेंगे तो पेट्रोल की कीमत 145 बिल्कुल जाएगी, और अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो शॉर्टफॉल आएगा इनके रेवेन्यू के अंदर, उसको फिर ये और कर्जे लेके पूरे करेंगे, जिससे और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और हुकूमत पे बोझ बढ़ेगा, आवाम पे बोझ बढ़ेगा। देखिए, एक तो मुझे इन पे तरस आता है कि ये चौथे साल अपने हुकूमत के अंदर अब आ गए हैं। इनके जो वोटर्स हैं उन कितने मायूस होते होंगे कि वही रट्टा 70 साल पिछली हुकूमतें हम नहीं। भाई यार, चौथे साल में आके कुछ तो यार अपना बताओ, कुछ तो बताओ कि हमने ये बेहतरी कर ली। कोई जो आपसे सवाल पूछे उसी के जवाब दे दो। तो भाई ये नहीं कि कब तक आप ऑपोजिशन को जो है वो क्या वोट मांगते हुए भी यही कहोगे कि यार हमारे 5 साल तो छोड़ो, वो पिछली हुकूमतों से बात करेंगे, पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। यानी कि कोई शर्म हया होती है। देखें, चौथे साल में जाके अब तक इनके पास ऐसे प्रोजेक्ट होते जो ये दिखाते कोई महंगाई पे। अच्छा, दूसरी चीज महंगाई पे कहते हैं जी कि ये हमने कोरोना बड़ा अच्छा कर दिया। ये तो इंटरनेशनल महंगाई हो रही है कोरोना के दौर में। तो जब आप इंटरनेशनल देखते हैं, रीजन के अंदर इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, इंडिया में इन्फ्लेशन कम। जहां कहते हैं कोरोना ने तबाही मचा दी है, कहते हैं जी इंडिया में तबाह हो गया कोरोना से, वहां हमारे से महंगाई की शरह कम है। अच्छा, फिर ये पेट्रोल पे आपको याद होगा असद उमर साहब, जब 70 रुपए का पेट्रोल था तो कहते थे कि इतना टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल पे, ये 50-55 रुपए का होना चाहिए। भाई, तब भी पेट्रोल पूरे रीजन में सबसे सस्ता ही मिलता था। पाकिस्तान में तब भी महंगा नहीं मिलता था। आप जो फिगर्स हैं जाके आप चेक कर लें, तब भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता था। आज भी मिल रहा है। भाई, आज क्यों आपके पास क्या लॉजिक है कि आपने इतना ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है और इतना महंगा पेट्रोल करी जा रहे हैं? राइट सर, थोड़ा सा मौजू को अब आगे लेके चलेंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा जी कि मसनूई तौर पे हमने डॉलर को संभाल के रखा हुआ था। इन्होंने 1.2 बिलियन नहीं फेंका मार्केट के अंदर, इन्होंने 5.7 बिलियन डॉलर फेंका है पिछले 3 सालों के अंदर। वही काम किया, लेकिन ये इतने नैले हैं, इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं कि डॉलर फिर रुका नहीं इनसे। हमने तो फिर रोक लिया था बकौल इनके मसनूई तौर पे, इनसे तो मसनूई तौर पे भी नहीं रुकता डॉलर। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब, सर यूं समझिए प्रोग्राम का इंट्रो अभी देके मैं फारिग हुआ हूं और अभी अभी हमारी गुफ्तगू का आगाज हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। सर, प्रोग्राम का वक्त निहायत महदूद है। इस महदूद वक्त में मैं चाहता हूं अब आप मेरे किसी सवाल का जवाब तो दे ही दें। सर, मीडिया अथॉरिटी बिल सहाफती मार्शल करार देते हुए सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मीडिया नहीं हुकूमत झूठ बोलती है। उन्होंने हुकूमती झूठ की रोकथाम के लिए एक अथॉरिटी के क़याम की जो है वो जानिब इशारा किया है। क्या फरमाएंगे? देखिए जी, उनकी अपनी एक राय है।
मैंने पहले भी कहा, मैं उनकी राय पर तो कोई बात नहीं कर सकता। एक चीज अर्ज कर दूंगा, अब आपकी बात का सीधा जवाब दूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम का 80% वक्त तो खुद अपनी जो फरमाते हैं ना कि आपने ये अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल पेश किया हुआ है, आप धड़ाधड़ हमलावर रहते हैं, उसमें वक्त जाया करते हैं। अच्छा, मैं मनवा भी चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है, अब अरसा हो गया, इसलिए इस बात से बाहर आ जाएं आप। प्रोग्राम में फतवा सेगमेंट मुतारिफ कराने का सहरा इसी खाकसार को है, और मेरे जितने गेस्ट आते हैं उन सबको ये बात पता है, तो इसलिए छाती पीटने का फायदा कुछ नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल हूं। दुनिया की किसी खातून में भी ये खत तो नहीं होगा तारीफ सुनने का जितना आप में है। आप तारीफ, मुझे तारीफ आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी तारीफ के लिए काफी हूं। सर, आप लोग सब मिलकर के एक आदमी की तारीफ कर रहे हैं, ये कम है? उस वक्त तो तारीफ बुरी नहीं होती। कल फयाज चौहान से मैं पूछ के सवाल थक गया, हर सवाल के जवाब में यही था, और भाई इसकी तो तारीफ करो, और भाई इसकी तो तारीफ करो। आप लोगों को तारीफ से चिड़कब हो गई भाई। सिराजुल हक साहब की बात का जवाब दे दूं, मैं आपसे तारीफ अकेले में कर लूंगा, क्योंकि आपको तारीफ के अलावा सुनना कुछ नहीं। मैंने आपकी तारीफ करनी नहीं, मैंने भी सच बोलना है। मैं आपके सारे इस प्रोपेगेंडे को हमेशा मेरा पानी गिर जाता, आपने सच बोलना है, क्योंकि जाहिर है ये क्यों अपने पेट पे लात मारने जा रहे हैं? सर खुदा की कसम झूठ ही बोलिए या नहीं, आपका कारोबार जरूर है, पूरी दुनिया देख रही है। पर सुने सुने सुने, यही वो घुसपैठी है जो साफियों के रूप में आकर अपनी मर्जी की खबरें चला के इस कौम को बजाय हौसला देने के इस कौम को डिस्करेज करते हैं। अगर मीडिया अथॉरिटी बिल, यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये डेमोक्रेसी है, हर पार्टी में अक्सरियत की बात मानी जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरी बात मानते हैं तो मैं उनसे कहता कल की बजाय आज नाफिज करें, इसको बजरिया ऑर्डिनेंस नाफिज करें। किसको हक है ये कि नूरुल आफिर सदीकी की इज्जत का जनाजा निकाले? किसको ये हक है कि मुझे बिला तस्दीक, बिला सबूत मेरी तस्लील करे, मुझे दुनिया में, मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में और माशरे में मुझे इबरत का निशान बना दे? क्या किसी के हाथ में अगर कलम है या तकरीर मुयसर है, या उसको ये राइट है कि वो जिसको जो चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी इशू पे बात करे, वो उठे पाकिस्तान की एटॉमिक पॉलिसी पे बात करे? यार हर चीज का एक रास्ता है। जजेस का एहतसाब हो सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अच्छा रुक जाइए सर, आपकी बात ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, आपका नुक्ता वैलिड है, नुक्ता वैलिड है, ये बात मैं वैलिडेट कर देता हूं। चूंकि मैं सियासतदान नहीं हूं इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात को कबूल करने में। एहतसाब होना चाहिए, आपने कहा जैसे जजेस का हो सकता है, सियासतदानों का हो सकता है। सर, दो लोग हैं अपने नाम के साथ खान लगाते हैं, घर पे बैठ के वीलॉग बनाते हैं, और पीटीआई का सोशल मीडिया चमचा ब्रिगेड उसको रीट्वीट करता है, मिनिस्टर्स उसको लाइक करते हैं, रीट्वीट करते हैं। नाम मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप उनके घरों तक को जानते हैं। एहतसाब की ये कार्रवाई उन्हीं के घरों से शुरू करें और उसके बाद देखें कि उन्होंने अपने घर पे कितना पैसा रखा है। अचानक से इतना तब्दीली वालों से इतना प्यार कैसे हो गया कि वो वीलॉग बनाते हैं तो बताते हैं कि जो बाइडन इमरान खान से डरता है। सर, जो बाइडन ने अगर कहीं सुन लिया, खुदा की कसम इतनी मार मारेगा कि दिमाग सही हो जाएगा। आप ये सोचिए कि एक आदमी जिसको वो फोन नहीं कर रहा है, ये बैठ करके घर पे बैठ के झूठ बोलते हैं कि वो इमरान खान से डरता है। मैं शुक्र मनाइए कि उस इंटरव्यू की तरफ नहीं जा रहा हूं, उस इंतहाई खुदकुश हमला वो जो किया है उन्होंने एक मरतबा, फिर मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, इशारा देकर के गुजर रहा हूं। वो जो कल रशियन टेलीविजन को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था, जनाबे मन मीडिया का एहतसाब करने आप आ रहे हैं, मैं सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूं, सबसे पहले, और अगर मुझसे फुर्सत मिल जाए तो कम से कम इन दो लोगों का और उन 2-3 चैनलों का एहतसाब जरूर कीजिए कि जो पीटीआई का इस वक्त दस्तो बाजू बने हुए हैं, है इतना तप्पड़। जवाब दीजिए बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइंस कह रहा हूं, अब आपकी मर्जी के रस्तों में सवाल नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम आपने बिटवीन द लाइंस मतलब क्या रखा हुआ है, मुझे समझा दे, तहरीर कर दे, व्हाट्सएप कर दे। मैंने आपको वाज़ेह अर्ज कर दिया। चौरंगी आ गई ना, चौरंगी स्पीड ब्रेकर आ गया ना। एक मिनट के जल्दी 1 मिनट के बाद जो आप ये जो 1 मिनट के बाद आपका जोश खिताबत जो आपको बर्दाश्त नहीं करने देता ना, मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज है। मेरे कान में प्रोड्यूसर, मेरे कान में पीसीआर वाले चीख रहे हैं कि मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी कीजिए, शायद आपसे ये जवाब तो मिल ही जाए। 30 सेकंड। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हमारी कोशिश है कि एक इत्मीनान वाला माशरा हो, सबके लिए, सबको जीने का हक हो। मुझे, आपको, हर शख्स को फेक न्यूज वो तहरीक इंसाफ का बंदा चलाए, वो किसी और जमात का हो, या कोई जर्नलिस्ट हो, या कोई शख्स हो, मीडिया पर्सन, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, उसे पूछा जाना चाहिए। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद वापस आते हैं। टॉपिक में स्किप कर रहा हूं, ये मैं ऐलान करता हुआ जा रहा हूं, और अब हम मीडिया के हवाले से ही बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला नदीम कुरैशी साहब से कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे
मामलात पर भी बात कर सकें कि जिस पर वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं नदीम कुरैशी साहब। सर, एक मरतबा फिर शूमी किस्मत ही कही है इसे कि आपसे हम कलाम होने का शर्फ मुझे हासिल हुआ चाहता है। निदा फाजली कह रहा हूँ, राहत इंदौरी साहब के दो मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूँ, बल्कि दो अशार। झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। वो सरकार, वो लोग जो झूठ बोल बोल करके इख्तिदार में आए, आरिफ अलवी झूठ बोल बोल करके, रिक्शा चला चला करके, लोगों को दिखा दिखा करके कि देखो मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। 1.5 फुट पानी में हलीम आदिल के साथ पानी में लोगों को रेस्क्यू करते करते, स्टंट पॉलिटिकल करते करते वो ऐवान सदर में दाखिल हुए। इमरान खान साहब ने जो किया वो मेरा ख्याल है उस पर तो डॉक्यूमेंट्री क्या, उस पर कई किताबें भी कम पढ़ सकती हैं। वो लोग जो यू टर्न लेने के माहिर हों, यू टर्न सफेद झूठ को बोला जाता है उर्दू में, जनाबे वाला, वो अगर फेक न्यूज चिल्लाएं तो लोगों को हंसी नहीं आएगी। मैंने आपसे बड़ा सीधा बराह रास्त सवाल पूछा कि वो 2 अफराद और वो 3 चैनल जो आपकी हुकूमत चला रहे हैं, उनके खिलाफ एहतसाब, उनके खिलाफ कोई काम हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी का कोई कदम उठाया जा सकता है। आपने मुझे सितारा सपना लॉन के फजाइल बता करके, मौसम की लाल गुलाबी बातें बता करके और आपने मुझे टहला दिया। मैं फिर आपकी खिदमत में दस्तबस्ता सवाल लिए हाजिर हूं। सर, कुछ फरमाइएगा। आपके चैनल की एक पॉलिसी है कि आप एड्स नहीं लेते, लेकिन अपनी गुफ्तगू में आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट का नाम लेकर उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है ये आपका सेकंड एक बिजनेस भी है साहब। मैं आपको एक अर्ज कर दूं मेरे भाई, मैंने आपको सीधा साधा जवाब दिया। आप इसको सितारा सपना लॉन समझे या इसको रेशमी लॉन समझे या कुछ ना समझे, पहली बात तो ये आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में इतने जज्बाती और इतनी गैर जिम्मेदाराना वर्ड आपको नहीं। सर, आप झुटला दीजिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप झुटला दीजिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, नहीं, मैं राणा साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बदतरीन हालत में भी अपने बदतरीन मुखालिफ के बारे में मुझे गैर जिम्मेदाराना लफ्ज का हक नहीं है। नहीं, गैर जिम्मेदाराना लफ्ज क्या होता है? वो जो फैब्रिकेटेड हो, वो जो कंकॉक्टेड हो। क्या हलीम आदिल शेख के साथ 1.5 फुट पानी में कश्ती लेकर के उस वक्त का एमएनए आरिफ अलवी नहीं गया था? यस और नो? क्या आरिफ अलवी ने रिक्शा चला के लोगों को नहीं बताया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मसीहा हूं? यस और नो? यस, बट यस। अगर यस है तो फिर ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे हो गया? मेरा सवाल फिर वही है, वो 3 चैनल और वो पर्टिकुलर 2 एंकर। आप समेत मुझ समेत हर शख्स कानून के ताबे है। किसी शख्स को कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आरफीन भाई, आप मुझसे चीजों को बेहतर समझते हैं। मैं भी आपका फैन हूं आपकी इस लफाजी का, जो आपको अल्लाह ताला ने ये खुदादा सलाहियत दी है और जिसका बेजा इस्तेमाल उन लोगों पर करते हैं जिनके हवाले से आपके पास कोई सबूत नहीं होता। सर, तो उठाइए डंडा, शुरू हो जाइए मुझी से। मैं तो आपसे ये कह सकता हूं, कम से कम ये तो मानेंगे। वो ना एक कराची के रक्शे के पीछे मैंने एक शेर देखा था, अदलो इंसाफ फकत हशर पे नहीं मौकूफ, अदलो इंसाफ फकत हशर पे नहीं मौकूफ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। शेर गलत पढ़ा है आपने, शेर गलत पढ़ा है, दोबारा भंड मारा है आपने। दोबारा शेर सुनाता हूं, सुनिए। सजाएं फकत रोजे हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। झूठ बोलना भी गुनाह है और आप पूरा नहीं बोल पा रहे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला। सर, इस सवाल का जवाब मत दीजिए काइंडली, मैं आपसे मुल्तजी हूं, मुश्किल में पड़ जाएंगे, बहुत मेहनत से यहां तक आए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। जी राना एहसान साहब, सर, मीडिया अथॉरिटी बिल को सहाफती मार्शल लॉ करार देते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमती झूठ को रोकने के लिए कोई अथॉरिटी बनाई जाए। कितना फैब्रिकेशन है इस एक बयान में, कितनी मजम्मत की जानी चाहिए सिराजुल हक साहब की इस एक बयान पर? देखिए, मैं तो समझता हूं कि असल मसला यह है कि जो हुकूमत फेक न्यूज फैलाती है, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ नौकरी फेक न्यूज,
50 लाख घर, फेक न्यूज। करप्शन 90 दिन में खत्म कर देंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे करप्शन बढ़ गई इस मुल्क में, फेक न्यूज। पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे, फेक न्यूज। लोन नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, फेक न्यूज। बीआरटी जो है सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, सबसे महंगा निकला, फेक न्यूज। बीआरटी सब्सिडी नहीं लेगी, फेक न्यूज। ईसीपी चोर है, ईसीपी रिश्वतखोर है, फेक न्यूज। करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो गया, $13 अरब से बढ़ जाएगा, फेक न्यूज। फवाद चौधरी कहता है कि लोगों की आमदन महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, फेक न्यूज। देखिए मसला सारा ये है कि जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो इनके पास जवाब नहीं है। अब ये चुप कराना चाहते हैं सच को, मीडिया को, वो होने नहीं वाला। ये हम होने नहीं देंगे कि ये मीडिया पे कदगन लगाए। सबसे बड़ी फेक न्यूज हुकूमत पाकिस्तान है, इमरान खान है और उन्के सारे हवारी हैं। राइट सर। नादिर कबूल साहब, बिलावल साहब ने भी इज़हार यकजहती फरमाया था। इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक सिट इन प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने भी मीडिया अथॉरिटी बिल की नफाज को चैलेंज करने का जो है वो इंदिया दे दिया है। किस हद तक इस बार मेरे सरकार जो है वो मीडिया वालों का साथ देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि फजलुर रहमान साहब की तरह इस मरतबा हमें भी मतलब टन गोपाल? जी देखिए, जहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, मीडिया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह से यकीन करती है कि विदाउट अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी का फ़ायदा ही नहीं है। बिकॉज ये आमिराना हुकूमत की सबसे बड़ी निशानी होती है। और देखें, सबसे बड़ा इमरान खान का दुश्मन ख़ुद इमरान खान है, क्योंकि इसकी जो माजी की वीडियोज़ चलती हैं फिर सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो इमरान खान साहब खुद ही अपना पोल खोल देते हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जब हुक्मरान की नीयत ख़राब होती है तब भी वो मीडिया की फ्रीडम के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश करता है। तो हम किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट में भी इसको चैलेंज करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी इसको चैलेंज करेंगे। हम अपने मीडिया के तमाम भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, प्रेस क्लब्स के साथ खड़े हुए हैं, बिकॉज इंशाल्लाह 2023 या उससे पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो इसी मीडिया की वजह से इमरान खान के तमाम झूठों का पर्दाफाश होगा, पोल खुल जाएगा। और आवाम को अगर एक मौका मिल जाए ना सिर्फ कि अपने वोट के एक्सरसाइज फ्री और फेयर तरीके से कर सके, तो आवाम कभी भी इमरान खान साहब की जो झूठी बातें थी उनमें दोबारा नहीं उतरेगी बोतल पे। पहले भी खैर नहीं उतरी थी, ज़बरदस्ती इसको मुसल्लत किया। नदीम कुरैशी साहब, सर आपने बहुत ही जिसको कहते हैं जज्बाती अंदाज में फरमाया कि मेरा बस चले तो मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि इसे बज़ोर ऑर्डिनेंस इस एक बिल को, इस एक मुतनाज़ तरीन काले बिल को जो है वो पास किया जाए, मंजूर किया जाए और उसके बाद फिर लोगों को आईना दिखाया जाए। सर, लोगों को आईना दिखाने के मुतमन्नी नदीम कुरैशी साहब खुद आईना देखते हुए क्यों डर रहे हैं? उस आईने में आने वाली शक्ल कुछ माज़ल्लाह मकरू है या कोई और मामला है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, अब आप जितने लफ्जों के खजाने तो मेरे पास नहीं है, आपके पास जितनी चीजें होती हैं आप पेश कर देते हैं। मैंने पहले कहा किसी भी शख्स को कानून से कोई शख्स बालातर नहीं है, हर शख्स अकाउंटेबल है। मैं इसको काला कानून इसलिए नहीं कहता कि जब अगर कोई शख्स कोई न्यूज देता है, और इसमें सिर्फ फेक न्यूज नहीं है, इसमें जो आपका छोटा, आपका जर्नलिस्ट है, आपका रिपोर्टर है, आप छोटे मीन, वो लोग जो लोअर कैडर पे मीडिया में जॉब करते हैं, कैमरामैन है, रिपोर्टर है, जिनको 2-2 साल मीडिया हाउसेस सैलरीज नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पेंडिंग्स, अरबों रुपए की पेंडिंग्स अमाउंट्स मीडिया हाउसेस को पे की, लेकिन मीडिया हाउसेस ने डाउन साइजिंग की, अपने बहुत सारे स्टाफ को निकाल दिया। उन्हें कहा यह कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ जुल्म कर रही है, हमें पेमेंट्स नहीं कर रही, आप मुझसे एक प्रोग्राम कर ले सिर्फ मीडिया हाउसेस के पेंडिंग्स अमाउंट्स पर। जो इश्तहारात की रकमें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सारी पेंडेंसी क्लियर की। आज अगर सर ये तस्वीर का एक रुख है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम एज इट इज कबूल कर लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल 16 आने सही है कि जो आप कह रहे हैं एक प्रोग्राम इसी के ऊपर हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी मेरा प्रोग्राम किसी और मौजू पर था, मैं बात कुछ और कर रहा था, आपने मुझे तस्वीर के दूसरे रुख पे ला खड़ा किया। तो मैं बात कर रहा हूं ना आपको, आप कह सकते हैं, आपको राइट है, आप कहें इसको काला कानून। मैं पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं, मैं भी शायद आपकी तरह किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूंगा, मैं किसी रिवायती सियासतदान का हिस्सा नहीं हूं, किसी बहुत बड़े सियासतदान का बेटा नहीं हूं, किसी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स में मैंने जन्म नहीं लिया, मुझे अपने राय देने का हक है। मैं समझता हूं मुझे बतौर नदीम कुरैशी ये राइट नहीं है कि मैं नूरुल आरिफिन सदीकी पर कोई झूठा इल्जाम लगाऊं। नूरुल आरिफिन सदीकी ये राइट रखता है कि वो उस इल्जाम की तस्दीक मुझसे कर सके। हमें चीजों के दोनों पहलू, आप यू आर नॉट जज,
आप ऑब्जर्वर हैं, आप एनालिस्ट हैं, आपको सर मेरी ऑब्जर्वेशन पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने जितनी ऑब्जर्वेशन अभी तक इस प्रोग्राम में दी हैं, आप कभी उसे मेरी नरगिसियत से ताबीर करते हैं, कभी उसे कुछ और कह देते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर उलझन में पड़ जाएंगे मेरे सरकार। नदीम कुरैशी साहब, सर उम्मीद तो ये थी और मेरी पूरी कोशिश भी रही, लेकिन आपने साबित कर दिया कि इस्तक़लाल को बुरे अल्फाज में ढिठाई कहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जवाब ना देने की जो कसम खाई थी, आई लव यू फॉर दैट। और आप यकीन जानिए मैं आपसे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे और उस्मान बुज़दार की जगह या तो आपको ले जाए या तो आपको उनसे भी कोई ऊंचा मनसब अता करे। नदीम कुरैशी साहब, राना अफजल साहब, राना एहसान अफजल साहब और नादिर नबील कबूल साहब, तीनों मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।